एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। उसके बिना ना ये मान लो कि सीए का काम ही उस चीज के लिए होता है। अगर कंपनीज एक्ट नहीं आता तो सीए का क्या वजूद होता। तो क्या ये कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनी लॉ। मतलब अगर तुम पेपर पे छापोगे ना, इसका इंप्रेशन आएगा, इसका कोई प्रिंट नहीं आएगा, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, इंप्रेशन होता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। देखिए मतलब शत नमन है इस बंदे को, शत भगवान जी इनकी आत्मा को हमेशा। इनका नाम सुना ही होगा आपने। ये हमारे पूजनीय रतन टाटा जी, मतलब मैंने बहुत माना। इन्होंने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन को, टाटा सन्स के मालिक थे। फिर हजारों कंपनियां टाटा के नाम पे चलती है। हर एक चीज तुम टाटा की यूज करो। एसी वोल्टास का टाटा के होटल, ताज होटल टाटा का नमक, टाटा की ऐप्स है कितनी सारी, बिग बास्केट टाटा की, 1mg टाटा की, टाटा लक्स, उसके बाद कितनी ही ऐप, कुछ हर चीज के बिजनेस में टाटा। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ आप कैसे हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है सर जी? सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो चलिए आज कंपनीज एक्ट की शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था सीए फाउंडेशन का सिलेबस कितना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं उसके अंदर, और कैसे कैसे हम पढ़ाई करेंगे। हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो सारे बच्चों को फॉलो करने पड़ेंगे। बस इतना ही, इतनी आस्क है मेरी तुमसे। एंड उसके बाद हमने देखा था बिल कैसे फाइनेंस बिल कैसे फाइनेंस एक्ट बना। तो पहले बिल आता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस की मंजूरी होती है, उसके बाद हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट साइन करती है और जो बिल होता है वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था बेयर एक्ट में से सेक्शन सब सेक्शन कैसे बनते हैं, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज कैसे होता है। बेयर एक्ट में से तुम्हें कल दिखाया था ना सब बच्चों को? हाँ जी, यस सर, सब दिखाया था आपने। ठीक है। चलो आज से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। उसके बिना ना ये मान लो कि सीए का काम ही उस चीज के लिए होता है। अगर कंपनीज एक्ट ही नहीं आता तो सीए का क्या वजूद होता। समझ रहे हो? बाकी जितने भी एक्ट हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो कंपनीज एक्ट है। ये क्यों तुम्हारे इंटर में भी है और ये तुम्हारे फाइनल के अंदर भी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये सब यहीं पर ही सीमित है सीए फाउंडेशन तक। सीए इंटर में नहीं जाता कोई, ना सीए फाइनल के अंदर जाता। एक ही चैप्टर जाता है, वो है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट को अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा तो तुम्हारे आगे के चैप्टर भी स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए जो आज में जो सीए फाउंडेशन में हम पढ़ेंगे ना, इसे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारी इंटर की कंपनीज एक्ट भी स्ट्रांग होगी और फाइनल की भी कंपनीज एक्ट स्ट्रांग होगी। तुम मानोगे नहीं, फाइनल में तो 100 मार्क्स के पेपर में से 50 to 60 मार्क्स तो ये कंपनीज एक्ट के होते हैं, 40 मार्क्स तो मान ही लो कंपनीज एक्ट के होते हैं। इतना सारा सिलेबस आता था। मैंने तो पेपर लिखा है पूरा, स्पॉम में क्या वेटेज है, क्या परसेंटेज है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कंपनीज एक्ट का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल के अंदर। तो अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम्हारा जो फाउंडेशन, जो बिल्ड फाउंडेशन ही अगर वीक होगा, देखो क्या होता है, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, बेस। अब वो बेस ही अगर स्ट्रांग नहीं होगा बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो ढह जाएगी। तो बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुम्हें सीए फाउंडेशन का अपना बेस स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तुमने अकाउंट्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लॉ तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। 12th तक मैथ्स भी होती है, अकाउंट्स भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, बट लॉ कहीं तक भी नहीं पढ़ी तुमने। तो लॉ का एक बेस को स्ट्रांग बनाना आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ के बेस को स्ट्रांग बना के तुम्हारा इंटर का भी आसान हो जाएगी जर्नी और फाइनल की भी जर्नी आसान हो जाएगी। तो लॉ को ना इंटरप्रेट करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, इंटरप्रेट करके, समझ के, तो आसानी से लॉ याद भी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी तुम्हें। ना इंटर में आएगी ना फाइनल में आएगी, फाउंडेशन में तो मैं हूं ही, दिक्कत ही मत लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करें कंपनीज एक्ट 2013 की। तो ना देखो क्या हुआ था, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें, बताओ बच्चों, इंडिपेंडेंस कब मिली थी? सर इंडिपेंडेंस ना हमें 1947 में मिली थी सर। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1956 आया। 1956 के अंदर ना एक एक्ट आया जिसे बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956। अब क्या होता है,
कभी भी कोई बिजनेस करना चाहता है या तो वो तुमने सोल प्रोपराइटर पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ा होगा, ये दो फॉर्म तो पढ़ी होगी, कंपनीज की भी थोड़ी बहुत आइडिया होगा तुम्हें। बट एक कंपनी ऐसी फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर पार्टनर्स अनलिमिटेड कर सकते हैं हम। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अभी मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और आज हमें करना भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है कवर, ठीक है। तो मैंने क्या पहली बात बताई कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, कितने मेंबर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। अब कंपनी को एक्सपैंड करना है या कोई अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अकेला बंदा तो सोल प्रोपराइटर कर नहीं पाएगा। तो देखो जर्नी कैसे चालू है कंपनी एक्ट की बताता हूं। तो एक होता है, पहले आया सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर कौन होता है? सोल प्रोपराइटर होता है एक बंदा जो बिजनेस कर रहा होता है, हर चीज वही कर रहा होता है, अकाउंट्स भी वही कर रहा होता है, परचेज भी वही देख रहा होता है, सेल भी वही देख रहा होता है, जो अकाउंट्स का काम है सारा वो खुद कर रहा होता है। हाँ, नीचे अपने बंदे लगाता है, वो मुनीम जी भी लगा देता है, वो सारा काम कर रहा होता है, बट वो मालिकाना हक नहीं होता मुनीम जी का। मुनीम जी हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा उसको सैलरी देंगे। क्या देंगे? तनख्वाह, जिसे बोलते हैं सैलरी, ठीक है। तो मुनीम जी को तो सैलरी मिलेगी। तो सोल प्रोपराइटर पे तो लिमिटेड पैसा होता है बंदे पे। तो चलो इसने मान लो अपना बिजनेस एक्सपैंड करा, तो सोल प्रोपराइटर एक बंदा था, इसने लाया दो बंदे अंदर, ठीक है। तो सोल प्रोपराइटर तो कैसे भी बिजनेस करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए कोई एक्ट ही नहीं बना है। अब लाए दूसरा बंदा, ये लाया पार्टनर। तो पार्टनर लाया तो अब भाई सरकार को लगा कि यार पार्टनर हो रहे हैं तो लाओ पार्टनरशिप एक्ट लाते हैं। तब ये दो बंदे मिलके एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया सरकार ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई अब ऑपरेशंस बढ़ रहे थे, पैसे की नीड भी है, बंदे की नीड भी है, क्योंकि देखो पैसा तो लगा देगा बंदा, बट मैनेजमेंट के लिए भी तो बंदे की नीड है ना। कि चलो भाई मान लो ये सोल प्रोपराइटर ये दिल्ली के ऑपरेशन संभाल रहा था, फॉर एग्जांपल ये सोल प्रोपराइटर मसाले का काम करता है, ठीक है। अब मसाले का काम दिल्ली में कर रहा था, इसने सोचा कि यार मुंबई में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये पार्टनर लाया कोई मुंबई का पार्टनर लाया। अब इन्होंने क्या करा, एक पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटर करे, डीड लिखी ऐसे पूरी कि हमारा रेशियो इतना रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग, हमारी कैपिटल इतनी रहेगी, हमारी ड्राइंग की रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो सब तुम्हें पता है, 12th क्लास के अंदर सब पढ़ाई है। तो सरकार ने बोला कि यार इतने सब कुछ कानून है, लड़ाई झगड़े भी देखो क्या होता है ना, अब ये दोनों के पार्टनर के बीच में बनेगी नहीं, जरूरी थोड़ी हमेशा बनेगी। यार इसका मूड चटक गया या इसका मूड चटक गया तो इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई को सॉल्व कौन करे? तो सरकार लिया ही पार्टनरशिप एक्ट, ये जो बोलते हैं 1932 के अंदर कि यार लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लोग आए दिन लड़ते रहते, तो लाओ पार्टनरशिप एक्ट लाते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दिए। उस बेसिस को अगर कोई पार्टनर ब्रीच करता है या कोई पार्टनरशिप जो पूरी मान लो ये दोनों ही कुछ घपला कर रहे हैं मिलके, तो इन सब के जो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से कैसे तुम्हें ऑपरेट करना है, कहाँ तुम्हें ऑपरेट करना है, क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड के तहत पूरा जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। और वो जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आती है कि वो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये काम करे जा रहे हैं अपना। अब जो अगर इसके बाद वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं, एक्ट के हिसाब से चलते नहीं है, तो क्या करती है, जो हमारी कोर्ट्स होती है, कोर्ट ऑफ लॉ होती है ना हमारी, पहले क्या आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। पहले तो और भी इससे भी दो छोटी कोर्ट होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, फिर हाई कोर्ट आती है। वो हाई कोर्ट क्या होती है, वो स्टेट वाली कोर्ट होती है, जो कैपिटल सिटी में होती है कोई भी स्टेट की। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, जो सबकी माई बाप होती है, तो वो होती है सुप्रीम कोर्ट। अगर डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। ऐसे होता है हमारा जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे पार्टनर्स के बीच में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को लेके आया गया। अब क्या हुआ, इन्होंने और बिजनेस, अब बिल्कुल सब कुछ बहुत सुख सुविधा के हिसाब से चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, बट अब इन्हें और बिजनेस बढ़ाना था, इन्हें पैसे की भी रिक्वायरमेंट थी। अब ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ इंडिया में काम नहीं करेंगे, हम बाहर भी ऑपरेशंस बढ़ाएंगे। अब क्या होता है, अगर कंपनी को बाहर ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे बड़ी बात पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। अब पैसों की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी?
अब इनको बहुत सारे लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। अब एक आध बंद, यार पहले के ज़माने में लोग इतने रईस तो होते नहीं थे, और होते थे तो ज़्यादा लोग रईस नहीं होते थे, और उनसे इतना कनेक्ट नहीं होता था। तो इन्होंने क्या लाया, कंपनीज एक्ट लाया फिर कि अब सरकार कह रही है कि यार तुम्हें बहुत सारे लोग चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम एक ना नया एक्ट बना देते हैं, तुम कंपनी के अंदर अपने ऑपरेशंस करना। उसके अंदर ना मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, अप टू 200 तक, मिनिमम 2 से लेके 200 तक। इसमें होते पब्लिक कंपनी होते मिनिमम 7 से लेके अनलिमिटेड तक, जितने मर्जी चाहो उतने मेंबर्स ला सकते हैं पब्लिक कंपनी में। अब तुमने देखा होगा ना, जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज है, BSE NSE, इस पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है सारी क्या है, ये सारी पब्लिक कंपनीज है। पब्लिक से बहुत पैसा उठा रखा है। तुमने भी रिलायंस के शेयर्स ले रखे होंगे, टाटा मोटर्स के शेयर ले रखे होंगे, टाटा स्टील के शेयर ले रखे होंगे, नए नए IPOs आ रहे हैं, उसके अंदर तुम अप्लाई करते होगे, है ना। किस किस ने नए नए IPO में अप्लाई करा, बताओ फटाफट बताओ, किस किस ने नए नए IPO में अप्लाई करे। तो नए नए IPO में तो अप्लाई करते ही हो ना। मेरा वारे एनर्जीज निकला था, जो भी पीछे IPO आया था, मैंने होल्ड करा हुआ, उसमें नुकसान चल रहा है। मतलब वैसे प्रॉफिट है, बट जो जिस दिन लिस्ट हुआ तो उसके बाद से तो नुकसान ही चल रहा है ना, उसके बाद से तो बढ़ा ही नहीं वो शेयर। तो पहले दिन तो 25-30 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा था। एनीवेज, तो अब इसके अंदर जो हमारा NSE BSE के अंदर लिस्टेड है, उसके अंदर कितने भी शेयर्स हो सकते हैं। तुमने 10 शेयर खरीद रखे हैं रिलायंस के, फॉर एग्जांपल मैंने 10, ऐसे कई लाखों लोगों ने शेयर्स खरीद रखे रिलायंस के। उसके अंदर क्योंकि कैप ही नहीं होती नंबर ऑफ पीपल की, इसलिए कंपनीज एक्ट को लेके आया गया कि लोगों को अब अपने ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर अपने मेंबर्स और मालिकाना हक बढ़ाना है। उसके लिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टनरशिप में कितने पार्टनरशिप डीड साइन कराएगा, अब वो कितने बंदे बार बार पार्टनरशिप डीड को साइन करेंगे। कंपनीज में तो क्या होता है, शेयर्स लिए और तुम मालिक बन जाते हो, शेयर्स लिए और तुम मालिक बन जाते हो, बट उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनर, उसमें तो पार्टनरशिप का रेशियो होता है, परसेंटेज होती है। वो कब तक कितने बंदों के साथ करोगे, 100% को कितना बांट लोगे, 0.000 इतना तो बांटोगे नहीं। इसलिए लाया गया कंपनीज एक्ट को। कंपनीज एक्ट के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं शेयर ऑफ अ कंपनी, है ना। और वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेंबर्स के बीच में, और जिन मेंबर्स के पास शेयर्स होते हैं उनके पास मालिकाना हक होता है। कितने परसेंटेज का होता है उसको छोड़ो, बट जो कंपनीज एक्ट है वो इसीलिए लाया गया कि लोगों को अपने ऑपरेशंस बढ़ाने थे, मेंबर्स बढ़ाने थे, इस वजह से कंपनीज एक्ट को लाया गया। समझे क्यों आया था कंपनीज एक्ट। पहले क्यों आया था पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होने लगी। तो देख रहे होगे ना, पहले पार्टनरशिप एक्ट आया है, उसके बाद 1956 में कंपनीज एक्ट आया है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही तो चलेगी ना सरकार भी। उन्हें जब जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपने एक्ट आते गए। अब पहले 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया, फिर 1956 में कंपनीज एक्ट आया, और उसके बाद 2008 के अंदर लिमिटेड LLP एक्ट आया। अब LLP एक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर 2013 के अंदर ना नया कंपनीज एक्ट आया, क्योंकि अब इतने साल हो गए थे, कितने 44 + 13 कितने हो गए, ये 57 ईयर्स। अब इसके अंदर क्या हुआ, कंपनी के अंदर घपले होने लग गए। अब यहाँ पे ना रूल्स, एक्ट, सेक्शंस को अमेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, इसलिए कंपनीज एक्ट बिल्कुल नया लाया गया। ठीक है, तो ये 1956 से पुराना कंपनीज एक्ट, एंड 2013 है नया कंपनीज एक्ट। तो हम पढ़ेंगे 2013, क्योंकि पुराना कंपनीज एक्ट तो रिवैम्प हो चुका है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। बट जो कंपनीज उसके अंडर रजिस्टर हुई है आज भी वो चल रही है, अब वो पर्टेन करती है 2013 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से, क्योंकि 1956 का तो कंपनीज एक्ट अब है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ बच्चों, कंपनीज की किस किस को एग्जांपल्स आते हैं, क्या होती है कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी के बारे में आप सब जानते हो, बताइए बताइए बताइए। व्हाट्सएप कर दिया करो साथ साथ, मैं टेलीग्राम का नंबर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप का नंबर लिख ही देता हूँ, ये लो व्हाट्सएप नंबर 9999264535, और टेलीग्राम का चैनल नेक्स्ट क्लास में, मेरे को तो देखो चैनल का नंबर नाम याद नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं टेलीग्राम के चैनल का लिंक दूंगा, क्या है उसको ज्वाइन करो, और उसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी उसके अंदर मैं देता रहूँगा। और व्हाट्सएप के अंदर मेरे को जो भी मैं पूछूं क्लास के अंदर साथ साथ उठाना है, स्विच ऑफ रहेगा फ़ोन बट साथ साथ उठाना है, बस टाइप करके छोड़ देना है, या फिर यहाँ पे लिख देना है सर को मेरे को ये चीज़ें लिखनी है, तो एक बुक के अंदर लिख लेना, उसके बाद मेरे को टाइप करके भेज देना। बट फ़ोन क्लास में नहीं चलाना है, मैं कह रहा हूँ स्विच ऑफ भी मत करो, तो फ़ोन एटलीस्ट हाथ में मत लेना, क्योंकि तुम फ़ोन में लग जाओगे तो फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे। और एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम ध्यान एक बार भी ध्यान भटकाना तो तुम्हारा
याद नहीं हो पाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से लिंक करा था सर ने। अब मैंने तुम्हें बताया ना कंपनीज एक्ट आया कैसे था, जिसने ध्यान नहीं दिया वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये ईयर्स कैसे बने हैं, 1932 के बाद 1956, फिर 2013 और 2008। तो इसलिए ध्यान देना इस पे, इसलिए फोन को साइड में रख देना और सारी बातें ध्यान से सुनना, एकदम इत्मीनान से। मेहनत कर रहा हूं मैं भी और तुम भी, तो साथ में सफल होंगे, है ना। तो अब कंपनीज के नाम बताओ। देखो मैं बताता हूं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का तो नाम सुना ही होगा ना अपने गुज्जू भैया, है सुना है ना नाम रिलायंस इंडिया लिमिटेड का। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL, फिर इन्होंने जियो भी लाए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का क्या क्या पार्ट है आज, लैंड रोवर भी उसी का ही है, जैगुआर भी उसी का ही है रही। और बताओ, टाटा स्टील। और बताओ, पता है आपको कौन कौन सी और कंपनीज लिस्टेड है जिसके आपके पास शेयर होंगे, बताओ। केफिन टेक्नोलॉजीज हो गया, फिर उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प हो गया, फिर एक बहुत बड़ा नाम शेयर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो आज की डेट में इंडिया का सबसे महंगा शेयर है, नाम नहीं ध्यान आ रहा। एक टपारिया टूल्स करके बहुत बढ़िया शेयर था जो कोई लोग खरीद ही नहीं पा रहे। और बताऊं, फिर एक MRF का शेयर 70-80 हज़ार पे ट्रेड, अब तो 1 लाख से पार हो चुका है, 1-1.5 लाख से पार हो चुका है, 1 लाख से बहुत ऊपर है। ये है हमारी कंपनीज जो कि NSE BSE पे लिस्टेड है। ये सारी क्या है, पब्लिक कंपनीज। तो कंपनीज की जस्ट मेरे को आपको सबको एग्जांपल देने थे कि क्या होती है पब्लिक कंपनीज, और कंपनीज के एग्जांपल देने थे, ठीक है। अभी पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे आएंगे, पहले आते कंपनी की डेफिनेशन पे। ये क्या है, एग्जांपल्स दिए मैंने कंपनीज के, अब तुम समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, इनको कंपनीज बोलते हैं और इनको पैसे उठाने थे, तो इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर ये फॉर्म हुई कंपनीज। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझे ना, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये कंपनीज फॉर्म हुई कंपनीज एक्ट के अंदर। अब कंपनीज की ना डेफिनेशन देखते हैं एक बारी। कंपनीज की डेफिनेशन है, कंपनीज मीन्स एनी इनकॉर्पोरेशन company means any company, sorry, company means any company incorporated under this law or any other previous कंपनी लॉ। एक बार इसकी डेफिनेशन यहाँ बुक से भी देख लेंगे क्या कहता है कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन ये देखो, ऐसी बुक्स हैं, अब तुम्हारे पास आई गई होंगी, तो ऐसी बुक्स हैं। अभी तो चलो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उसके बेसिस पे, वरना ऐसी बढ़िया बुक्स बनेगी। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रही है। एक सेकेंड, यस तो क्या है ये, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनी लॉ। तो अंडर दिस एक्ट का क्या मतलब हुआ, अंडर दिस एक्ट का मतलब हुआ क्या हुआ, अंडर दिस एक्ट का मतलब, अंडर दिस एक्ट का मतलब हुआ, अंडर दिस एक्ट हुआ कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब हुआ 1956, है ना। सही बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, बताओ। यस सर, 1956 ही तो होएगा, अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। और प्रीवियस कंपनी लॉ कब आया था, 1956 में, तो फिर वही होएगा। तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 या उसके बाद, और कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1956 के बाद, मतलब अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसके अंदर ये एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 पूरा एप्लीकेबल होगा। समझ आई इतनी बात मेरी? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो आपको तो कंपनी की डेफिनेशन समझ आई। तो कंपनी की डेफिनेशन ये बोलती है, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, और फॉरेन वाली बात करेंगे, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, तो वो कंपनी इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर होगी। इतनी बात समझ आई मेरी? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई।
ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी के ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं सर बताइए? शांति रखो, धीरज रखो, सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। इतनी भागा क्यों जा रहे हो? भागने की कहां जल्दी है? बैठ के पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे याद करके पढ़ेंगे। तो याद करेंगे सर। अब याद करने का भी ना एक बहुत बढ़िया मेमोरी टेक्निक बना दी मैंने तुम्हारे लिए, फीचर्स ऑफ कंपनी के लिए। तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? यस सर, बढ़िया तरीके से दिख रही है। आप बताओ फीचर्स क्या होते हैं। तो पहले बच्चों एक बात बताओ, कौन सा फोन यूज करते हो आप सब? बताओ। सर मैं तो कोई भी यूज कर लेता हूँ सर, सैमसंग का, एप्पल का, और कोई वीवो का यूज कर रहा है, कोई एमआई का यूज कर रहा है। बहुत सारे फोन्स होते हैं। अब फोन्स कैसे डिफाइन होते हैं? उनके कोई फीचर्स होते हैं, है ना। कोई भी फोन के फीचर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो फोन डिफाइन करता है कि भाई एप्पल के क्या फीचर है। एप्पल को एक तरह से ब्रांड वैल्यू की तरह देखा जाता है ना। अभी जो लोगो होता है मैं दिखाता हूँ, लोगो होता है एप्पल का लोगो, इसी के तो पैसे होते हैं। वरना एप्पल में होता क्या है, एक कैमरा ठीक होता है इसका, ये देखो ये लोगो दिख रहा है, ये लोगो के ही तो पैसे हैं। वरना तो क्या है एप्पल के अंदर? कुछ भी नहीं है, फालतू फोन है। एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा है। एनीवेज हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है। तो इसके फीचर्स होते हैं जैसे मोबाइल फोन के, ऐसी कंपनी के भी फीचर्स होते हैं। सर क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के? स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। एक बार यहां से पढ़ेंगे, और ये बच्चों ध्यान रखना, अब ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये एक एक करके रीड करूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, जो लिख पाए लिख लेना, वरना फोटो खींच के बाद में लिख लेना इत्मीनान से। बच्चों का किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमें क्लास को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो किसी क्या स्पीड होगी, हम मैच तो कर नहीं पाएंगे स्पीड, तो नोटबुक हमेशा अपने साथ रखनी है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे मैं लिखवाता रहूंगा। और इनकी ना मेमोरी टेक्निक्स भी बना रखी है, तो उससे ना तुम्हें याद भी हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो सर एक एक करके चालू करते हैं। दो फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? फीचर्स ऑफ कंपनी, तो सर फीचर्स 5 फीचर्स है कंपनी के। कंपनी के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं, खामियां हैं, मतलब सॉरी खामियां नहीं बोलेंगे इसको, कंपनी के अंदर कैसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से उस कंपनी को कंपनी बोलते हैं। ऐसी 5 खूबियां हैं जिसकी वजह से कंपनी को कंपनी बोलते हैं। पहली खूबी है, कंपनी के पास होती है कॉमन सील। ठीक है, पहली खूबी है। और बच्चों ये जो मैं नोट्स दे रहा हूं ना, ये आपको हाथ से लिखने, ये कहीं पे भी मैं बता रहा हूं, इसकी कोई कॉपी नहीं मिलेगी। कोई भी मेरे को मैसेज मत करना कि सर इसकी कॉपी भेज दो। मैं इसको पहले भी एक बार फोटो खींच लो, ऐसे करके मैंने आपको पूरा दे दिया। इसकी फोटो खींच लो, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सा एक बार जूम करके और खींच लो। ठीक है, बाद में जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको लिख लेना। ठीक है, अब चालू कर रहा हूं मैं। अब बीच में कोई पेन नहीं उठाएगा, कोई लिखेगा नहीं। अब मेरी बात सुनते जाना एक बार, फिर उसके बाद आराम से लिख लेना। तो अपने फोटो तो खींच ही लिया ना, एक बार और टाइम दे दूंगा बाद में। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होती है? पहले कॉमन सील देख लें क्या होती है। यस सर, कॉमन सील देख लेते हैं क्या होती है। कॉमन सील सर दिखा दो प्लीज सर। देखो एक कल का खुला हुआ है, कॉमन सील ऑफ। देखो कॉमन सील का एग्जांपल देखते हैं क्या होती है। इमेजेस, न्यूज नहीं, इमेजेस, इमेजेस। ये इंप्रेशन होता है कॉमन सील। देख रहे हो, ये कोई स्टैंप नहीं होती है, इंप्रेशन होता है। इसको ना जब तुम देखो, इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा जूम करके तो पैसे देखने लग गया भैया, पैसे खरीदनी नहीं है हमें। इंप्रेशन होता है, मतलब अगर तुम पेपर पे छापोगे ना, इसका इंप्रेशन आएगा, इसका कोई प्रिंट नहीं आएगा, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, इंप्रेशन होता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। देखिए कॉमन सील ऐसी होती है कॉमन सील। तो ये क्या होता है? ये होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी को बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, अब कॉमन सील ना पहले मैंडेटरी हुआ करती थी, अब मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील। तो होता क्या है, इन केस ऑफ नो कॉमन सील, अगर कॉमन सील कोई भी, अब कॉमन सील कहां यूज होती है? कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा कंपनी का, उसके ऊपर कॉमन सील होगी तभी तो वो वैलिड माना जाएगा, या कोई साइन होगी तभी तो वैलिड माना जाएगा ना। ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को बोल देंगे, हमने ऊपर लिख दिया हाँ भाई एबीसी लिमिटेड, तो ये एबीसी लिमिटेड का कागज हो गया। भाई जब तक स्टैंप नहीं लगेगा, साइन नहीं हुआ, कैसे मान लेंगे कि कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या नहीं है? तो इसके लिए कॉमन सील होनी जरूरी है। अब क्या, वो कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है यार। कोई कंपनी का कागज होता है, फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ ना ये लिखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का कागज होता है, ये कंपनी का कागज है, ये मान लो शेयर सर्टिफिकेट है,
शेयर सर्टिफिकेट भी कंपनी का कागज होता है। पहले तो शेयर सर्टिफिकेट होते थे, चलो आज तो डीमैट के अंदर है शेयर्स। तो यहाँ पे ना कंपनी की कॉमन सील होती है, जिसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई कंपनी का एक कागज है, कॉमन सील होती है। अब क्या होता है कॉमन सील की, अब क्या है हर जगह कॉमन सील अवेलेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, अब जो अमेंड करने के बाद आया कि इन केस देयर इज नो कॉमन सील द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 होते हैं। तो अगर मिनिमम डायरेक्टर्स साइन कर दे, मतलब यहाँ पे अगर 2 डायरेक्टर, क्योंकि 2 तो होते ही है कोई भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, पब्लिक के अंदर 3 होते, 3 में से 2 मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो और भी होते हैं बट मिनिमम 2 होते हैं। तो 2 डायरेक्टर्स का साइन करना जरूरी है प्राइवेट कंपनी में। तब वो अगर तुम कॉमन सील नहीं लगा रहे हो तो भी वो वैलिड माना जाएगा डॉक्यूमेंट। क्या होता है वो, तो अगर कॉमन सील नहीं लगा रहे हो, तुम कॉमन सील का ठप्पा नहीं लगा रहे हो, तो तुम 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में या फिर पब्लिक कंपनी के केस में। तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा कंपनी का वो वैलिड माना जाएगा। इन केस अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर एक डायरेक्टर और अगर उस कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है वो साइन कर दे तो भी वो वैलिड माना जाएगा, इन केस अगर कॉमन सील नहीं है कंपनी के पास। एक फीचर समझ आया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो आपने बताया कि कॉमन सील होना बहुत जरूरी है कंपनी का। अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स के साइन, वरना एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन बहुत है कोई भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल घोषित करने के लिए। तो कॉमन सील हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो ये क्या है हमारा फीचर ऑफ अ कंपनी। हमें 5 फीचर्स करने हैं, कितने करने हैं हमें? 5 फीचर्स करने हैं, उसमें से एक हो गया 10 खल्लास, कॉमन सील ऑफ द कंपनी, एक फीचर हो गया। अब आता है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के भी ना 3 होते हैं, 3 तरह की लायबिलिटी होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। कंपनी की ना लिमिटेड लायबिलिटी होती है क्योंकि कंपनी के मालिक होते हैं बहुत सारे, मेंबर्स होते हैं बहुत सारे। अब सबके अनलिमिटेड लायबिलिटी करेंगे तो फिर जो हमने कंपनीज एक्ट बनाया था लिमिटेड लायबिलिटी की, तो पार्टनरशिप एक्ट ही चलने देते। अब इन दोनों का जब सेपरेट लीगल एंटिटी है, अभी वो भी पढ़ेंगे, जब ये अलग अलग है तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। 3 तरह की लायबिलिटीज होती है। अब मैं बताता हूं, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होती है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। इसका क्या मतलब है? एक एक करके सब पढ़ेंगे यार, दिक्कत ही मतलब। पहला एग्जांपल है लिमिटेड लायबिलिटी का, देखते हैं सर क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है मान लो 10 रुपए। ठीक है, कंपनी ने कॉल करके बुला लिए, कॉल कर लिए, ये तो पढ़ा होगा पहले भी 12th क्लास में, ये सब शेयर एप्लीकेशन, शेयर मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो सब पढ़ा होगा 12th क्लास में। कॉल करके 5 रुपए बुला लिए। ठीक है, तो इसका जो अनपेड अमाउंट कितना हुआ? अनपेड शेयर कैपिटल हो गई 5 रुपए की। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना, तो जो 4 रुपए की हुई ये क्या हो गई, यानी सॉरी 5 रुपए की, हाँ 5 रुपए की हो गई हमारी अनपेड शेयर कैपिटल। तो इतना अमाउंट हम कॉल कर सकते हैं, तो लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी हो गई लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। तो 10 रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल थी, 5 रुपए की उसमें से बुला ली, तो 5 रुपए की रहेगी अनपेड शेयर कैपिटल, वो हम बुला सकते हैं कंपनी का। ये कब बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, वो बाद में करेंगे, वो हम कल करेंगे। आज हम देखेंगे कि लायबिलिटी होती है कंपनी की लिमिटेड। अब होती है लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। इसका क्या मतलब है? तो क्या होता है ना, कंपनी की लायबिलिटी गारंटी तब होती है जब कंपनी, और उसको ना हम सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे बुला सकते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे कंपनी की लायबिलिटी के बेसिस पे हम कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो 3 तरह की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। अब इन तीनों को हमने जो डीप में पढ़ना है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस है फीचर्स ऑफ अ कंपनी और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज हम कल पढ़ेंगे। तो एक फीचर मैंने बताया कॉमन सील ऑफ द कंपनी, दूसरा फीचर बताया लिमिटेड लायबिलिटी। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी वाला जो अमाउंट होता है वो कहाँ लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, कब लिखा होता है, वो कल देखेंगे। मैंने तुम्हें अनपेड शेयर कैपिटल का लिमिटेड बाय लायबिलिटी का एक एग्जांपल देके बताया, इसके बाकी एग्जांपल्स हम कल करेंगे। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जिसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसका भी क्या केस होता है, कैसे होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है ये 2 हो गए हमारे फीचर्स, और इसका ना क्या मेमोरी टेक्निक है, 5 फीचर्स है कंपनी के। क्लैप्स के नाम से याद रखना, क्लैप्स
क्लैप्स, क्लैप, ताली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लैप, क्लैप्स, तो कंपनी बन गई। क्लैप्स जहां फीचर्स आ गए तो कंपनी बन गई, सीधी बात है। तो पहला हो गया हमारा, सी हो चुका है और एल भी हो चुका है, कॉमन सील हो गई है, लिमिटेड लायबिलिटी हो गई है। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सन, ए से क्लैप्स में ए आता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी पैदा तो हुई नहीं है, किसी ने बर्थ तो दिया नहीं है, लाला बच्चा आजा आजा आजा। कंपनी एक लॉ से बनी है, लॉ ही उसे पैदा करने वाला है और लॉ ही उसे मिटाने वाला है। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या हुआ? कंपनी दिखेगी नहीं तुम्हें, ऐसे कोई कंपनी को तुम ढूंढ रहे हो, हाँ भाई हाँ रिलायंस, रिलायंस तू आजा। रिलायंस कोई बंदा नहीं है, रिलायंस हवा में नहीं है, रिलायंस एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकता है। कहीं पे तुम्हें कंपनी कोई दिखेगी नहीं, तुम्हें कंपनी है, ये कंपनी को तुम पकड़ सकते हो। कंपनी इज नॉट समथिंग यू कैन होल्ड, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसको तुम देख नहीं सकते हो, बट इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी एग्जिस्टेंस है। कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसके बेसिस पे तुम कोई सूट भी कर सकते हो, तुम परचेज कर सकते हो। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जो भी नाम होता है तुम पकड़ थोड़ी सकते हो, तुम पार्टनर्स की गुद्दी पकड़ सकते हो। सोल प्रोप्राइटर का नाम सोल प्रोप्राइटर होता है, फॉर एग्जांपल ईशांत गोयल एंड एसोसिएट्स, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। ईशांत गोयल एंड एसोसिएट्स को तुम नहीं पकड़ोगे, ईशांत गोयल को पकड़ोगे। ईशांत गोयल एंड एसोसिएट्स को नहीं पकड़ोगे तुम, ईशांत गोयल को पकड़ोगे। समझे क्या? तो ये होता है कंपनी का कि कैसे कंपनी ऑपरेट, मतलब कैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। तो ऐसी कंपनी नहीं होती, कंपनी की गुद्दी नहीं पकड़ सकती, कंपनी के डायरेक्टर्स की गर्दन पकड़ोगे आप, कंपनी के डायरेक्टर्स की। कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम करा है या फिर कोई बंदा है वहां पे उसने गलत काम करा है तो उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की, सोल प्रोप्राइटर में उस बंदे की, और कंपनीज में उसके डायरेक्टर्स की। तो कंपनीज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उसके नाम के अंदर। जैसे रिलायंस के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, रिलायंस की गुद्दी जाके नहीं पकड़ सकते, रिलायंस की कोई गर्दन नहीं होती है। रिलायंस के डायरेक्टर मुकेश भाई की गर्दन पकड़ोगे अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो, नीतम मानी गर्दन पकड़ेंगे अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो ये डायरेक्टर्स की गर्दन पकड़ेंगे, हम रिलायंस की गर्दन नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे एक कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इसका कोई बर्थ नहीं होता, लीगैलिटी से आती है और लीगैलिटी से जाती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इज ओन नेम, बैंक अकाउंट, अपने नाम के आगे बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, रेज लोन कर सकती है, इनकर लाइबिलिटीज कर सकती है। इट एक्ट्स थ्रू इट्स डायरेक्टर्स दैट इज सेम सम ह्यूमन एजेंसी। अब कंपनी खड़ी हो गई, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे? उसके अंदर की कोई ट्रांजेक्शन है सारे कौन करेगा? उनके डायरेक्टर्स, उनके मेंबर्स करेंगे। सो ऐसे ही कंपनी का जन्म होता है एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और ऐसे ही कंपनी की मृत्यु होती है जब लिक्विडेट होती है कंपनी या डीमर्ज होती है, थ्रू अ प्रोसेस ही होती है। तो इसको कोई मार नहीं सकते, तुमने गला घोट के, रिलायंस का गला घोट के उसको मार दिया या टाटा का गला घोट के उसको मार दिया। कंपनी आती है लॉ के हिसाब से और कंपनी जाती भी लॉ के हिसाब से है। उसके डायरेक्टर्स अगर कोई गलत काम करते हैं तो कंपनी के नाम पे छलक होता है, बट डायरेक्टर्स को ही पकड़ते हैं। हम कंपनी को कुछ नहीं पकड़ेंगे, कंपनी को क्या पकड़ लोगे? कंपनी को गर्दन होती है, कंपनी को बंदा थोड़ी है, कंपनी से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बंदा थोड़ी है वो। समझे नहीं समझे? यस सर बिल्कुल समझ गए, बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर क्या आता है? 3 हो गए हमारे क्लैप्स में, क्लैप्स हो गया, 3 पार्ट हो गए हमारे, CLA डन। अब PS रह गए, PS इज परपेचुअल सक्सेशन और S से सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पहले देखेंगे परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। अब क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? आज तुमने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मैंने उन्हें बहुत मतलब बहुत अच्छे बंदे हैं, इनका तो नाम आपने सबने सुना ही होगा। मतलब शत नमन है इस बंदे को, शत नमन। भगवान जी इनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। इनका नाम सुना ही होगा आपने। ये हमारे पूजनीय रतन टाटा जी हैं, मतलब मैं इन्हें बहुत मानता था। इन्होंने टाटा ग्रुप की फाउंडेशन को बनाया है, टाटा सन्स के मालिक थे। फिर हजारों कंपनियां टाटा के नाम पे चल रही है, हर एक चीज तुम टाटा की यूज कर रहे हो। AC वोल्टास का टाटा का, टाटा के होटल, ताज होटल टाटा का, टाटा का नमक
टाटा की ऐप्स है कितनी सारी, बिग बास्केट टाटा की, 1mg टाटा की, टाटा लक्स, उसके बाद कितनी ही ऐप, कुछ हर चीज के बिजनेस में थे टाटा जी। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, देखो इनकी कब हुई थी डेथ, इनकी डेथ हुई 9 अक्टूबर 2024 को। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा दिन था, बहुत दुखद समाचार था 9 अक्टूबर को, टाटा जी की डेथ हो गई थी। तो बहुत ही ब्रिलियंट बंदे, इतना डोनेट करते थे, इतना अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे, एनिमल्स के बारे में इतना सोचते थे, अपने एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचते थे। अब टाटा जी नहीं रहे तो इसका ये मतलब थोड़ी है टाटा जी ने इतनी बड़ी लेगेसी चला रखी थी वो बंद हो जाएगी। फर्क पड़ा? टाटा मोटर्स चल रही है, टाटा स्टील चल रही है, टाटा बेवरेजेस चल रही है, टाटा टेक्नोलॉजीज चल रही है, टाटा केमिकल्स चल रही है, टाटा के होटल्स चल रहे हैं। कुछ बंद हुआ? नहीं सर, कुछ बंद नहीं हुआ। इसका ही मतलब होता है परपीचुअल सक्सेशन। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी बंद नहीं होगी। आओ देखते हैं। नमस्ते टाटा जी, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट बंदे हैं। इनके तो क्या ही तारीफों के पुल बंद। अगर हमने इसको अगर क्लास में चालू कर दिया तो फिर क्लास खत्म नहीं होगी आज। इतने अच्छे बंदे हैं टाटा जी। तो इसका क्या है, हम अब कहाँ पे थे? परपीचुअल सक्सेशन। एक बहुत अच्छे एग्जांपल है, तुम्हें याद रहेगा परपीचुअल सक्सेशन का। टाटा जी, मेंबर्स में डाई और चेंज। अब क्या होता है, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी हमेशा इंटैक्ट रहेगी। बट कंपनी इज गोन ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय दैट। जब तक लीगली तरीके से कंपनी बंद नहीं होती, उससे पहले कंपनी बंद नहीं हो सकती है। दिस इज कॉल्ड परपीचुअल सक्सेशन। यस सर। तो क्या होता है, शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनडेफिनेटली। एक शेयर आज मेरे पास है, मैंने बेच दिया, कल किसी और ने लिया, परसों किसी और ने लिया, तरसों किसी और ने लिया। शेयर मार्केट से ले ही जा रहे हैं शेयर्स, नाम तो किसी का लिखा नहीं हुआ, बस उसके ओनर है। तो कंपनी शेयर्स इधर उधर जा रहे हैं, बट कंपनी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी परपीचुअल है, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी का एग्जिस्टेंस परपीचुअल सक्सेशन का, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। बंदे आएंगे, बंदे जाएंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, बट इट डज नॉट अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस। लॉ अलोन कैन ब्रिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब कंपनी की जो लाइफ है उसको एंड सिर्फ एक लॉ कर सकता है, अदरवाइज कंपनी को कोई मार नहीं सकता, कंपनी को गला नहीं होता है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बिल्कुल अलग है, लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अगर कंपनी की रेपुटेशन पे आंच आ रही है तो मे भी उनके डायरेक्टर्स पे आंच आएगी, बट उनके मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। मान लो रिलायंस की कंपनी पे आंच आई, रिलायंस की कंपनी का शेयर गिर गया उस दिन, तो मेरा नाम खराब नहीं होगा, डायरेक्टर्स का नाम खराब होगा, बट मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेंबर लीगली सेपरेट एंटिटी है। डायरेक्टर्स भी लीगल सेपरेट एंटिटी है, बट डायरेक्टर्स चला रही, इस वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। बट मेंबर्स कंपनी को नहीं चला रही, मेंबर्स सिर्फ कंपनी के मालिक है। तो मेंबर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी इज लीगल सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। समझे? तो कंपनी बिल्कुल सेपरेटली चलती है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स की गर्दन पकड़ी जाती है। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है, कंपनी की गर्दन की जगह डायरेक्टर्स की गर्दन पकड़ी जाती है। मेंबर्स को कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर्स तो एक तरह से पुतला होते हैं, कंपनी को चलाएगा कौन? समझ रहे हो ना? बट सेपरेट होते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी ने अगर लोन लिया है तो कंपनी ही पे करेगी, कंपनी के बैंक में जो पैसा है तो कंपनी ही यूज करेगी। डायरेक्टर्स अपनी पर्सनल गाड़ी BMW नहीं लाएगा कंपनी के अकाउंट से, गिफ्ट में मिल गई अलग चीज है, बट वो कंपनी के बैंक अकाउंट को यूज करके BMW नहीं ला सकता या रोलेक्स नहीं ला सकता है। कंपनी अपने लिए रोलेक्स खरीद सकती है, अपने BMW खरीद सकती है अपने नाम पे, फिर वो अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाएगी। डायरेक्टर्स या फिर इंप्लॉइज यूज जरूर कर सकते हैं, बट वो अपने नाम पे नहीं ला सकते उसके पैसों से। आपको मेरी बात समझ आई? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनीज अलग, मेंबर्स अलग, कंपनीज अलग, मेंबर्स अलग। 5 फीचर्स होगा याद? क्लैप्स, पहला क्या है? कॉमन सील। दूसरा क्या है? L क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चौथा क्या है? P से क्या आता है? परपीचुअल सक्सेशन। और S से क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लैप्स हो गए याद? मजा आ रहा है? यस सर, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अगर अच्छा लगे रिस्पॉन्स जरूर मेरे को ना फीडबैक जरूर देना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी हम बनाएंगे
उस पर जरूर फीडबैक जरूर देना। व्हाट्सएप पे तो देना ही देना, कैसा लग रहा है, क्या चीज़ की कमी है। अब देखो एक बार इसकी फोटो और खींच लो, जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है, एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे, है ना। मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुक भी जाता हूं, जिसको फोटो खींचनी है खींच लो। साइड पे हो जाता हूं। बस हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं आज के, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम जो भी बची कुची बातें कल करेंगे। ऐसे धीरे धीरे चैप्टर याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खींच ली फोटो, लिख लिया, थोड़ा जूम कर दिया एक बार, ऐसे भी खींच लो, ऐसे कर दिया एक बार, हल्का सा अब साइड कर रहा हूं, खींच लो फोटो, खींच लो। चलिए, हो गया होगा सबका? यस सर, हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा सर? हमने फीचर्स देखे कंपनी के, कंपनी कैसे आई थी, कंपनी एक्ट कैसे बना था, और कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, सब कुछ याद हो गया? यस सर। क्लैप्स, फीचर्स कोई भी पूछे तो क्लैप कर देना। ये होती है कंपनी, ये होती है कंपनी, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्लैप्स। सी से क्या? कॉमन सील। एल से क्या? लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी। ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पी से क्या? परपेचुअल सक्सेशन। और एस से क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चले, अपना क्या पार्ट रह गया आज के लिए? हाँ, अपने को अब देखना है प्राइवेट कंपनी। अब सबसे पहले ना ऑन द डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अब हमने देखा कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज कैसे सेग्रीगेटेड है, कैसे कंपनी मेंबर्स के बेसिस पे बनी है, लाइबिलिटी के बेसिस पे बनी है, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब देखेंगे, एक एक करके सब कुछ करेंगे। स्मॉल कंपनी क्या होती है, पहले हम करेंगे मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी कैसे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। यस सर, बताइए। 3 तरह की कंपनी होती है सर, एक होती है 1% कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो अब एक बार एग्जांपल दे दो अगर पता है तो। 1% कंपनी का मे भी ना पता हो, पब्लिक कंपनी के तो हमने पहले डिस्कस कर लिए। प्राइवेट कंपनी आपने नाम सुना होगा लोगों के मुंह से कि भाई फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, है ना। बहुत सारी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट। जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड आता है वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। बट जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड आता है वो कंपनी पे सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। और पब्लिक कंपनी के पीछे आता है सिर्फ लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, कहीं प्राइवेट नहीं आ रहा बीच के अंदर। फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा बेवरेजेस लिमिटेड, दीज आर ऑल पब्लिक कंपनीज। बट अगर ये होता टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड तो ये क्या होता, ये होती प्राइवेट कंपनी। देख ही लेते हैं ना एग्जांपल, देखो ना यार एग्जांपल के साथ। नेम ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, अरे इंडिया टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज। देखते हैं, ये तो भैया ये तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कहाँ घुसा रहे हो? रुक जाओ प्राइवेट कंपनीज में ये क्यों आ रहा है? अरे क्या क्या दिखा रहा है? छोड़ो, फ्लिपकार्ट दिखाते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये होती है जिस कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड होता है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अब देखो रिलायंस ही क्यों दे रहे थे, रिलायंस का एग्जांपल देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका अगर तुम विकिपीडिया देखोगे तो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप पब्लिक कंपनी लिखा रहा है, दिख रहा है पब्लिक कंपनी। ये देखो पब्लिक कंपनी, पता नहीं क्या दिखा था गूगल कभी कभार, पब्लिक कंपनी है। तो मैंने क्या बताया था, जो फ्लिपकार्ट है प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका विकिपीडिया खोल लो, टाइप का है प्राइवेट, आ रहा होगा कहीं ना कहीं तो
ठीक है, यहाँ पे कोई लिखा नहीं आ रहा, बट दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी है हमारी। तो प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल देख लिया हमने, पब्लिक कंपनी का एग्जांपल देख लिया। फ्लिपकार्ट क्या है? प्राइवेट कंपनी। लिख लो यहाँ पे, इसकी भी फोटो खींच लो, इसको लिख लो, टेबल बना लेना अपनी बुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर एक बार बना लो। मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का। फटाफट से टेबल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आगे तक काम आएगी। और ये जो नोट्स है ना, जो भी मैं तुम्हारे को लिखवा रहा हूँ क्लास के अंदर, ये तुम्हें ना जो 1.5 दिन का टाइम होगा पेपर से पहले, उसके अंदर ये यूज करने हैं नोट्स। ये बहुत काम के हैं। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मेरे को मुश्किल आ रही है याद करने में, उसको साथ साथ में नोट करते जाना, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर या नीचे, जहाँ पे भी तुम्हें नोट करने हैं। समझ गए ना मेरी बात? ये बहुत ही रामबाण है जो मैं लिखवा रहा हूँ, और इसको ध्यान से लिखते रहना सबके सब। इसके अंदर कोई चोरी झपटी या छीना चोरी नहीं करनी मेरे सामने। और ये हमारी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख लो। लिख लिया होगा सबने? यस सर, लिख लिया। 5 सेकंड और दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। यस, आगे बढ़ो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार बस मेंबर्स के बेसिस पे देख लेते हैं। 1% कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 1 और मैक्सिमम होते हैं 15। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम होती है नो लिमिट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स तुम भी होल्ड करते हो, मैं भी होल्ड करता हूं, और भी लाखों लोग होल्ड करते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं होती। प्राइवेट कंपनी जो फ्लिपकार्ट है उसके शेयर सिर्फ 200 लोग, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। और 1% कंपनी के जो शेयर्स है उसको सिर्फ 15 लोग, और कोई ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। पहली बात तो पहले चलते हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पे। ये वाला पार्ट करेंगे बाद में, इसको अभी देखना मत, इसको देखो। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बोल रही है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई वाह, भाई वाह, बहुत बढ़िया। मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिख दिया विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तब पहले प्राइवेट कंपनी देखनी पड़ेगी क्या होती है। जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और इसके जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये हो गई डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो भाई पब्लिक कंपनी बोल रहे जो प्राइवेट कंपनी ना हो, तो प्राइवेट कंपनी देख लेते हैं। सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी करती है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। भाई प्राइवेट कंपनी में 200 शेयर्स होते हैं और तुम उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। आज तुम शेयर होल्डर हो, कल उसके शेयर होल्डर नहीं हो। पब्लिक कंपनी में ऐसा हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें शेयर्स को ट्रांसफर करना है, बहुत लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक शेयर से दूसरे शेयर ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता। कल सचिन बंसल, बिनी बंसल इस कंपनी के मालिक थे, फिर वॉलमार्ट ने इसकी शेयर्स ले लिए। ऐसे थोड़ी ले लिए होंगे कि हाँ भाई ये लो शेयर्स ले लो, ये लो अब तुम हो इसके मालिक। ऐसे नहीं होता। इसके अंदर बहुत कागजी कार्रवाई हुई होगी। तो इसके जो शेयर्स होते हैं इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट पहले से करी होती है, राइट टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम। हमें बस ये समझना है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सेकंड आता है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटी। पब्लिक को बुलाओगे क्या? पब्लिक कंपनी हो क्या? तो इसके अंदर उन्होंने प्रोहिबिट करा हुआ है, कोई भी तुम पब्लिक ऑफर नहीं निकाल सकती। इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसके अंदर तुम आईपीओ में पैसा लगाते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी नहीं निकाल सकती, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी निकाल सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेटली हेल्ड अपने, जैसे मान लो मैं अगर आज प्राइवेट कंपनी मैं कितने लोगों को दे दूंगा? मैं शेयर होल्डर्स को, मैं जिसके पास इन्वेस्टर के पास जाऊंगा उसे दे दूंगा। मैं पब्लिक मैं नहीं निकाल सकता शेयर्स। आ जाओ भाई कोई भी ले लो पब्लिक, मैं जेल हो जाएगी मेरे को कि मैं कंपनीज एक्ट का पालन नहीं कर रहा। तो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स। सिर्फ एक क्लोजली हेल्ड लोग इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। पब्लिक में तो ये कंपनी दे नहीं सकती अपने शेयर्स को। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनएससी बीएससी पे नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी होती है हमेशा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। समझ गए मेरी बात? तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, ऐसे किसी को तुम बांट नहीं सकते शेयर्स, और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स। समझिए मेरी बात? तो इसकी भी मेमोरी टेक्निक क्या है? प्राइवेट कंपनी के अंदर आरपीएल होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है? आरपीएल। एक होता है पहले रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, और लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसके अंदर 200 मेंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 200 मेंबर से ज्यादा होंगे तो प्राइवेट सबसे पहले हटाना पड़ेगा अपनी कंपनी के नाम के अंदर से। हो सकते इजी है,
बट फिर तुम पब्लिक कंपनी बन जाओगे, प्राइवेट नहीं रहोगे। अब इसके अंदर जो 200 मेंबर्स होंगे उनकी काउंटिंग कैसे होगी ना, वो देखेंगे। और इसका एग्जांपल हम कल करेंगे कि 200 की काउंटिंग कैसे होती है, इसके क्वेश्चन के साथ हम कल करेंगे। अब देखते हैं आज भी हो जाए तो। 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 और मोर शेयर ट्रीटेड एज अ सिंगल पर्सन। मान लो एक शेयर है, इसको ए भी होल्ड कर रहा है, बी भी होल्ड कर रहा है और सी भी होल्ड कर रहा है। शेयर ही बहुत बड़ा है, मान लो 1 करोड़ का शेयर है। एक सेकंड यार, हाँ जी, तो हम कहां पे थे बस, हाँ ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 और मोर शेयर ट्रीटेड एज अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी जो होते हैं ना, वो मेंबर्स की तरह ट्रीट नहीं होंगे। दैट शैल बी नॉट बी इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। और एक्स एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को भी हम मेंबर नहीं मानेंगे। तो ये शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ठीक है, जो 2 और मोर पर्सन वाला था कि यार अब देखो क्या होता है, ये 1 करोड़ रुपए कैसे लगा देगा एक बंदा, हो सकता है ना हो। अब 3-4 बंदों ने एक साथ मिलकर शेयर ले लियो, तो वो शेयर एक ही मेंबर वो एक ही माना जाएगा। एक शेयर इज इक्वल टू एक मेंबर, समझे आप। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 और मोर शेयर, फॉर एग्जाम्पल ये 5 शेयर है, ठीक है, और ये पांचों मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब इसके अंदर कोई रेशो तो होती नहीं है कि 2 इसके 2 इसके 1 इसका, पांचों के नाम पे ये 5 शेयर्स आर हेल्ड बाय ए बी सी, समझ गए। 5 शेयर्स आर हेल्ड बाय ए बी सी। तो इसका क्या होगा, ये 1 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं इन पांचों लोगों के अंदर बढ़ जाएंगे, समझ गए। तो एक ही मेंबर माना जाएगा, ये 1 मेंबर इज होल्डिंग दिस, एक ही मेंबर मानेंगे इसको, क्योंकि एक ही शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है 5 शेयर्स का, तो एक ही मेंबर माना जाएगा, समझ गए। और क्या बताया, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और एक्स एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये लिख लेना, एक बार इसकी भी फोटो खींच लो, ये चाहे मत लिखना, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया था, ये लिख लेना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, ये वाली हम बाद में करेंगे, एक बार मैं समझा दूं फिर अच्छे से करेंगे इसको। इसका एक एग्जांपल देना मेरे को, पहले होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी करेंगे, उसके बाद ही वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। इसकी फोटो ले ली, 5 सेकंड तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। चलो अब एक बार बुक, ये वाला पार्ट हो गया, अब एक बार बुक रीड देख लेते हैं क्या है फटाफट से। यस सर, बताइए, ठीक है। तो अपना क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी की हमने डेफिनेशन देख ली, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी देख लिया, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है, सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग होते हैं, एग्जिस्टिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स होती है, लॉ के हिसाब से आई है, लॉ के हिसाब से ही जाएगी, डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इट इज अ लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। तो क्या होता है, कंपनी अपने नाम पे तो बैंक अकाउंट, ओन प्रॉपर्टी और रेज लोन करती है, इनका लाइबिलिटी करती है, और जो पर्सन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कंपनी के जो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके बेसिस पे कंपनी रन होती है। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हम बाद में देखेंगे। अब आता है इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी। मतलब अब मेंबर और कंपनी के बीच में, फॉर एग्जांपल ए इज अ मेंबर और कंपनी है एबीसी, इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट हो सकता है ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल हो सकता है। कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स नोन नेम, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एक एग्जांपल देते हैं इसका। अब मेंबर, एक चीज और, एक सेकंड, ये हो गया। एक ना केस लॉ है बहुत, अब केस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ भी एक क्या होता है ना, जब भी कोई केस लॉ आता है, वो केस लॉ ना बड़ी जजमेंट से बना होता है, और वो जजमेंट के बाद ना वो लॉ बन जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया कोई जजमेंट, वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। अब क्या हुआ था, एक ना कंपनी है मकूरा और एक है नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हुआ क्या, मकूरा जो मकूरा बंदा था ना, वो नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी से ने इसने इंश्योरेंस ली थी। उसने क्या करा, अपने नाम पे इंश्योरेंस ले ली, कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस ले ली, उसने अपने नाम पे इंश्योरेंस ले ली, इंश्योरेंस ऑफ टिम्बर इन हिज ओन नेम, मकूरा के नाम पे, और टिम्बर में लग गई आग। अब कंपनी को मिलेगा क्लेम, नहीं मिलेगा, बताओ। इस केस में ना कंपनी को क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं थी, मकूरा के नाम पे इंश्योरेंस थी। अगर कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस होती ना, क्लेम मिलता, बट कंपनी के नाम पे नहीं, मकूरा के नाम पे इंश्योरेंस है, तो क्लेम कैसे मिलेगा, बताओ। टिम्बर जल के सारा राख हो गया। समझ गए ना मेरी बात? यस सर, बिल्कुल समझ गया।
ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? मेंबर्स मे डाई और चेंज बट द कंपनी इज गो ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप। ये हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। लॉ अलोन कैन ब्रिंग द कंपनी टू इट्स एंड की वाउंड अप हो गई, डिमर्जर हो गया, इन सब के बेसिस पे परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। बहुत कंपनी आती हैं जाती हैं सब कुछ। अब देखो एक एग्जांपल है, मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस ओवर 100 years। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनीज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। हमने रतन टाटा जी के एग्जांपल करा था। देयर वाज अ कंपनी विच हैज 7 members एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन एयरक्राफ्ट डिस्पाइट दिस कंपनी स्टिल एग्जिस्ट। सातों के सातों लोग मर गए एयरक्राफ्ट में। कंपनी जब भी रहेगी, कंपनी को एंड सिर्फ कौन ला सकता है? कंपनी जब तक वाउंड अप नहीं हो सकती, लॉ ही एंड ला सकता है। हमने लिमिटेड लाइबिलिटी का लिमिटेड लाइबिलिटी गारंटी पढ़ा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पढ़ा, क्रिएटेड नेचुरल बर्थ नहीं होता इसका, ठीक है। लीगली क्रिएटेड बाय लॉ होता है और एंड भी वही करता है। इट कैन बी शूड इन इट्स ओन नेम, इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू जेल। क्योंकि बंदा तो होता नहीं, उसको जेल में कैसे, कंपनी को उठा के जेल में कैसे डाल सकते हैं? टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस लर्न प्रोफेशन, ये तो कर नहीं सकती कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी दैट इज डायरेक्टर्स, एजेंट्स होते हैं वो कंपनी के। कॉमन सील का भी हमने पढ़ा, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये हो गया। देखो इसके बाद अमेंडमेंट आई थी 2015 के अंदर, तो 2013 बना था जब कॉमन सील मैंडेटरी थी, तो 15 के अंदर अमेंडमेंट आई कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं भी है तो 2 डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी विच एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। ये समरी दे रखी है। फिर हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये देखो तो ये रहा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसका क्या मतलब होता है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नहीं, ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं रूल्स के अंदर। एक होता है एक्ट, और एक्ट को गवर्न करते हैं रूल्स। अब रूल्स के अंदर ना इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, क्योंकि इन्हें चेंज होती रहती है, अगर हमने इसको एक्ट में डाल दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट रूल्स को चेंज करना आसान होता है। तो रूल्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस लाने होते हैं ना तो हम उसको रूल्स के थ्रू नोटिफाई कर देते हैं। अब मोदी जी क्या है, कह रहे हैं मोदी जी कि भाई प्राइवेट कंपनी की ना लिमिट 100 करोड़ की कर दो। तो 100 करोड़ को अगर हम यहाँ लिख देंगे, मान लो मोदी जी का मन हुआ कि भाई अब 200 करोड़ कर दो, वो चेंज नहीं कर सकते ना एक्ट को, इसलिए वो रूल्स लाते हैं। तो ये जो रूल्स है ना वो लाते हैं, उसके अंदर हम ये सब लिखते हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी कितना है, ये सारी चीजें हम रूल्स के अंदर लिखते हैं। कंपनीज रूल्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू इट्स राइट टू, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कल देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, क्योंकि 1% कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, बट उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 15 होते हैं, 200 नहीं जा सकते। प्रोवाइडेड दैट देयर 2 or more members hold 1 or more share in the company jointly, they shall be for the purpose of this law treated as a single member। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, वो मेंबर्स थे बट उनको अब इसके अंदर जो 200 नंबर की जो काउंटिंग करते हैं उसके अंदर ना एक्स एम्प्लॉयज को कंसीडर करेंगे ना एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को कंसीडर करेंगे। shall not be included in the number of members और prohibits any invitation to public to subscribe to shares, ठीक है। नो अब इसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, इसकी समरी है, प्राइवेट कंपनी की समरी है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स की। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 except if private company is a 1% company where it will be 1। maximum number of shares is 200 excluding present employee cum members and erstwhile जो ex employees थे। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिशन एंड इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू में, स्मॉल कंपनी से प्राइवेट कंपनी, ये अभी पढ़ेंगे दोबारा। स्मॉल कंपनी क्या आएगी जब एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा कंसीडर करेंगे। 1% कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। अब 1% कंपनी पब्लिक तो बन नहीं सकती, सिर्फ ही प्राइवेट कंपनी बन सकती है, और 1% कंपनी को डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक हाँ ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप ही बताना कैसे करेंगे एग्जाम्पल को, इसको बताओ। ABC Limited was registered as a public company and there were 245 members in the company. Their details are follows. Directors हैं, relatives हैं 190, relatives and their directors and their relatives 190 employees, 15 ex-employees. Shares were allotted when they were employees. 20 including 10 joint holders holding shares jointly in the name of father and son. The board of directors of the company proposed to convert it into private company. Advise whether reduction in the number of members is necessary for the conversion। बताओ नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करना है कि इससे काम चल जाएगा, बताओ लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में,
पहले एक बार ना अपने अंदर आंसर लिख लो क्या होगा कि सर इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे, कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे। करें एक बार, देखें जैसे सर देखते हैं। तो टोटल इसके अंदर 245 मेंबर्स इन द कंपनी, द डिटेल आर एस फॉलोज। टोटल 245 मेंबर थे, उनकी डिटेल्स दे रखी है। डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स से अलग अलग लोग हैं, 190 लोग हैं, ठीक है। इसके अंदर तो ऐसा कुछ कहा नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में कि डायरेक्टर और रिलेटिव मेंबर नहीं हो सकते, वो मान लिए। 15 एक्स एम्प्लॉयज हैं जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे, उनको इंक्लूड करना है नहीं करना है, एक बार डेफिनेशन जाके देखो। यस सर, डेफिनेशन में तो सर आपने ये बताया कि इसको इंक्लूड नहीं करना, तो नहीं करेंगे इंक्लूड। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को इंक्लूड नहीं करना, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इंक्लूड भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। 15 एक्स एम्प्लॉयज है और एक्स एम्प्लॉयज को भी नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है 20 अदर शेयर होल्डर है, शेयर्स वर अलॉटेड, 15 एक्स एम्प्लॉयज है, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉयज, और 20 अदर्स 20 इंक्लूड, जो 20 है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है। अब 20 के अंदर इंक्लूडेड है, उसमें से 10 तो ज्वाइंट शेयर होल्डर है, तो मतलब क्या होगा 10 ही मेंबर्स काउंट होंगे, टोटल 10। अब टोटल आया 200 का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, हमने क्या क्या इंक्लूड करा, 190 करा इंक्लूड, एक्स एम्प्लॉयज को छोड़ दो, हटा दो। 20 लोग हैं, उसमें से 10 तो ज्वाइंट शेयर होल्डर है, तो मतलब 10 ही रह गए, तो 10 टोटल हो गए 200। बताओ इसमें रिड्यूस करने नंबर ऑफ मेंबर्स, वो तो प्राइवेट कंपनी का इसको खिताब मिल जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में 200, और 190 + 10 = 200। 201 होते तो पब्लिक कंपनी होती, तो 190 + 10 हो गया 200, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम। 190 + 10 मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर्स, इट इज फुलफिल दैट इट इज मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर्स। एक बार देख लेते हैं, अब इसके अंदर आंसर कैसे लिखा है एक बार ये और देख लेते हैं। इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड वाज हैविंग 245 मेंबर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेड अ कंपनी प्रपोजेस टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी। पहले ना केस लॉ समझाया कि कुछ क्वेश्चन की मांग क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 जो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। अब प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 से ज्यादा हो नहीं सकते प्राइवेट कंपनी मेंबर्स, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more members hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this law treated as single member। अब ये जो 20 है, ये जो 20 लोग थे, इसमें से ये सारे ज्वाइंट होल्डर्स थे, मतलब बाप बेटे के नाम पे एक शेयर ले रखा था, तो इसके अंदर कितने मेंबर्स माने जाएंगे, 10, ओनली 10 मेंबर्स ज्वाइंटली होल्डर है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर डेफिनेशन बता दी, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स में, तो ठीक है। अब इसमें 10 ज्वाइंट शेयर होल्डर्स थे, रिलेटिव्स मिला के टोटल 190 + 10 200 मेंबर्स, इसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग एबीसी लिमिटेड व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स एज द नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनीज फुलफिल दैट इज द मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर्स। समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब तुम्हें नंबर ऑफ मेंबर्स देखने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं, 190 + में 10, क्योंकि ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, एक्स एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करेंगे, और 200 नंबर, 200 की गिनती पूरी हो गई। और प्राइवेट कंपनी के लिए इनको कोई भी नंबर मेंबर्स को रिड्यूस करने की कोई नीड नहीं है। समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। मजा आ रहा है लेक्चर्स के अंदर, ये बताओ। सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, बुक्स भी सही है। देखो मैंने यहाँ पे भी मेमोरी टेक्निक लिख दी है ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। बस ऐसी खेल खेल में याद कर लेंगे कंपनीज एक्ट को, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। यस सर, बिल्कुल रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, फटाफट से, भूल ना जाए। हमने आज क्या देखा, हमने कंपनीज एक्ट में क्या देखा, फीचर्स देखे कंपनी के। क्लैप्स 5 फीचर्स होते हैं, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। 5 फीचर्स खत्म, कंपनी खत्म। उसके बाद क्या होता है, हमने देखी कितने टाइप की कंपनी होती है एज पर मेंबर्स, 3 टाइप की, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। 1% में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 1, मैक्सिमम होते हैं 15। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, नो लिमिट। उसके बाद हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी को कब पब्लिक कंपनी माना जाता है, जब वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और वो पब्लिक को भी पैसे के लिए बुला सकते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर आरपीएल होता है, क्या होता है, आर से रिस्ट्रिक्ट
द राइट टू ट्रांसफर टू इट्स शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, आरसी होता है ये, और पीसी क्या होता है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, और एल से क्या होता है, एल से होता है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 15। समझ आया? बस इतना ही पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा, हमने बुक से रीडिंग करी, हमने क्वेश्चन में देखा कि 190 एम्प्लॉइज थे, 245 में से 190 एम्प्लॉइज थे जो डायरेक्टर रिलेटिव थे। उसके बाद हमने देखा जो 15 थे एक्स एम्प्लॉयज उनको हटा दो, और जो बाकी लोग थे, जो बाकी के लोग थे, कितने लोग बचे? 20 लोग। जो 20 लोग हैं उसमें से 10 जॉइंट शेयर होल्डर से बचे कितने? 10। तो 190 + 10 = 200। मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट है प्राइवेट कंपनी की वो पार नहीं हो रही, इसकी वजह से इनको अपने मेंबर्स को रिड्यूस करना नहीं पड़ेगा। तो जो पब्लिक कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी बन सकती है विदाउट रिड्यूसिंग एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। हो गया, सिंपल सेट। समझ आ रहा है कंपनीज एक्ट? आसान है? यस सर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। तो चलते हैं, कल नए टॉपिक से नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू आर लाइकिंग दिस चैप्टर प्लीज मेरे को फीडबैक जरूर बताना व्हाट्सएप के अंदर, और जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लो, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? उसके अंदर भी मैं प्यारी प्यारी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस विद अमेंडमेंट्स, विद रिवीजन लेक्चर्स लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।